बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या खूब कहा था, इन दिस बट नथिंग इज सर्टेन बट डेथ एंड टैक्सेस। आज 2.5 लाख से कम कमाने वाले लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, बट फिर भी टोटल कलेक्शन 28% टैक्स का इन्हीं लोगों के द्वारा होता है। हाँ, वो लोग डायरेक्ट टैक्स नहीं देते बट टीडीएस में पे करते हैं। तो ऐसे में अगर पीपीएफ को देखें तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जहां पर 3 टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर आप पैसा जमा करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, इसके अलावा पैसा आपको इंटरेस्ट मिलता है तो टैक्स बेनिफिट मिलता है, और आप जब पैसा निकालते हैं तो टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर ट्रिपल टैक्स बेनिफिट है। बट पीपीएफ क्या हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? हमारा एक डिसीजन ये डिसाइड करता है कि हमारा एक बच्चा जो है वो आईआईटी आईएम में जाएगा या वो किसी करस्पॉन्डेंस कोर्स करके किसी छोटे मोटे स्कूल से एक साधारण सा अपना जीवन व्यतीत करेगा। तो बहुत सारे हमें पहलू को देखना पड़ता है यहाँ पर हम, क्योंकि हमारा एक बच्चा होता है वो हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। छोटी से छोटी खुशी के पल उसके साथ हमारे संग जुड़े होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर पीपीएफ का बहुत बड़ा इंसाइट दूंगा जहाँ पर 4 की पॉइंट में मैं आपको वो बताऊंगा कि आप किस तरह से अगर आप कंसीडर करते हैं तो आप लास्ट तक जाके आपको पीपीएफ का बेनिफिट मिल सकता है या बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल दी जाए। तो मेरा नाम हर्ष गुप्ता है। मेरा मिशन 1 लाख पेरेंट्स के उनके बच्चों की बिना किसी लाइफस्टाइल कंप्रोमाइज के और बिना किसी इन्वेस्टमेंट रिस्क के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। मैं अभी तक 500 से ज्यादा पेरेंट्स की हेल्प कर चुका हूं और उनके बच्चों का एक सुखद सफल फाइनेंशियल प्लानिंग कर चुका हूं। इस वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे कि 4 कौन कौन से की फैक्टर है जिनको आप अगर ध्यान रखते हैं तो आप अपने बच्चे के बारे में पीपीएफ के में इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत अच्छा इंसाइट ले सकते हैं। डेप्थ में जानेंगे। बफेट ने 2 मैजिक रूल दिए हैं। रूल नंबर 1, डोंट लूज योर मनी। रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। पीपीएफ में आज इंटरेस्ट रेट जो करंट है वो 7.1% है, जो 2000 में 12% था। अब मैं आपको इंटरेस्ट रेट की फिलॉसफी के बारे में बताना चाहूंगा। इस तरह कोरोना में भारत सरकार की कमर टूट गई है, महंगाई जो है वो बढ़ रही है और भारत सरकार को बहुत सारी बोरोइंग्स लेनी पड़ी है। इस तरह से जब सरकार जो है वो बोरिंग लेती है तो वो इंटरेस्ट, और जिसका इफेक्ट डायरेक्ट फिस्कल डिफिसिट पर पड़ता है। और फिस्कल डिफिसिट क्या होती है, जो हमारी इनकम भारत सरकार की होती है वो कम होती है, उसके एक्सपेंस ज्यादा हो जाते हैं। तो फिस्कल डिफिसिट बढ़ने से ये होता है कि उसकी डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट को मजबूरन जो उसकी जितनी भी गवर्नमेंट के प्लान है उसमें इंटरेस्ट रेट डाउन करने पड़ते हैं, चाहे वो पीपीएफ हो, सुकन्या हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो। तो ये इंटरेस्ट रेट की फिलॉसफी है। इस कारण हम देख सकते हैं कि पीपीएफ में आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट जो है वो डाउन होगा ही। अब मैं आपको कुछ फैक्टर फिगर्स के साथ बताना चाहूंगा कि पीपीएफ किस तरह से हम कह सकते हैं कि 100% जो है वो इंटरेस्ट रेट डाउन होने ही वाला है। और हो सकता है आने वाले टाइम में अगर अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो 30 साल बाद या 35 साल बाद इंटरेस्ट रेट जो है नील भी हो सकता है। हाँ, नील भी हो सकता है। एज पर फिच सोल्यूशन रिपोर्ट, जो बहुत बड़ी इनका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसका कहना है कि इंडिया एक फास्टेस्ट $1 ट्रिलियन बूमिंग इकोनॉमी है। इंडिया जिस तरह से आगे बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं आने वाले टाइम में हो सकता है कि आगे जाके जब 30 साल 40 साल में हो सकता है कि नंबर 1 भी हो जाए। और मैं बात करूं करंटली जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसमें नंबर 1 पे यूएस है और इंडिया नंबर 5 पर है। उससे ऊपर जापान, चाइना और जर्मनी है। और अगर जापान जो अमेरिका से बाद है और इंडिया से पहले है, यानी कि इंडिया से ज्यादा डेवलप कंट्री है, वहां पर करंटली देखूं तो माइनस के 0.1% इंटरेस्ट रेट है। यानी कि वहां पर अगर आप पैसा जमा करते हैं तो हमें इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, हमें इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। तो इस तरह से इंडिया जिस तरह से बूमिंग कर रही है, आने वाले टाइम में ये होगा कि उसके इंटरेस्ट रेट है वो डाउन होंगे ही होंगे। इस तरीके से ये प्रूफ होता है। ड्रेक मिलर जो एक बहुत बड़े अमेरिकन इन्वेस्टर है, इनका कहना है कि इट्स लिक्विडिटी दैट मूव्स मार्केट। पीपीएम में अगर आप पैसा डालते हैं तो आपका पैसा लगभग ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पर आपको 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में आपको लोन मिलता है और आपको 7वें साल से जो आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में पैसे की जरूरत है तो आपको जो पे आउट है वो नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, एक कोरोना काल में हमने देखा किस तरह से एक साधारण इंसान को 3 तरीके के फंड की जरूरत पड़ती है।
एक शॉर्ट टर्म फंड, लिक्विडिटी फंड, एक इमरजेंसी फंड। और इमरजेंसी फंड की अगर मैं बात करूं तो इमरजेंसी फंड एक सिंपल सी बात है, एक साधारण इंसान को जो एक सोल ब्रेड अर्नर है उसको कम से कम 6 महीने का अपना घर का जो खर्चा है वो सेव करना चाहिए। बच्चे के डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में क्या क्या खर्चे हो सकते हैं उसके बारे में एक इंसाइट देना चाहूंगा। एज पर इकोनॉमिक टाइम्स की सर्वे के अनुसार लगभग 67 लाख रुपए की आज एक आम जरूरत है। इंसान की जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में पड़ती है। और ये तो एक छोटी सी बात है, अगर हम बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बच्चे की हम एक एक इसकी एजुकेशन फीस है उसकी प्लानिंग कर लें, बट बच्चे के बहुत सारे और भी खर्चे होते हैं। इसमें यूनिफॉर्म है, बुक्स है, उसकी पिकनिक है, उसके उसके कुछ फंक्शन हो रहे हैं कॉलेज में, वो हम खर्चे हैं, उन सारे खर्चों को भी मैं जो एक मल्टीमिलियनर इन्वेस्टर है उनका कहना है कि थिंक बिग टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट एज थिंकिंग स्मॉल। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे को मुकेश अंबानी बनाए, बच्चे को पदीमजी प्रेमजी बनाए, बच्चे को सुंदर पिचाई बनाए, बच्चे को हम रतन टाटा बनाए, तो हमको पता है कि वो लोग कहाँ पढ़े हैं। रतन टाटा जो है उनका हार्वर्ड में पढ़ाई की है, और मुकेश अंबानी, अजीमजी प्रेमजी दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमबीए किया हुआ है, और सुंदर पिचाई की बात करूं से उन्होंने एमबीए किया हुआ है। क्योंकि हमें 1.5 लाख रुपए साल का अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास इतना फंड नहीं हो पाएगा जो हम उसके लिए एक बड़े सपने की पूर्ति कर सकें। तो हमें उस तरह से प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा तब तक हम बच्चे को एक उनके मनचाहे लक्ष्य के लिए कैसे हम उसको आगे ले जा सकेंगे। आज हम देखें कि इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रही है, एजुकेशन का खर्चा उससे डबल डिजिट से बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूं एक साधारण एमबीए की, तो उस समय जो फीस है वो लगभग 10 लाख रुपए है, जो आने वाले टाइम में 30 लाख रुपए होगी। और इंजीनियरिंग की बात करूं तो इस समय 6 लाख एवरेज खर्चा है, जो आने वाले टाइम में लगभग 15 लाख रुपए होगा। तो ऐसा ना हो कि आप एक स्टेज पर जाकर पहुंचे और बच्चा आपसे कहे कि मुझे इस कॉलेज में पढ़ना है जहां पर फीस एक ज्यादा अमाउंट की जाना है, और आप बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो वही हुआ, बच्चा इतना दिन दिन रात उसने पढ़ाई की थी, दिन रात रात में जाग जाके उसने पढ़ाई की थी, वो सब बेकार जाएगा। अब जब हमारा बच्चा इंजीनियर बनता है या डॉक्टर बनता है तो हमें बहुत खुशी होती है। मैंने उसके लिए सेविंग की थी, आज मेरे बच्चा जो है डॉक्टर बन गया। तो मेरी वाइफ मुझसे बोलती है प्राउड ऑफ माई हस्बैंड। बच्चा मुझसे बोलता है कि आई माई फादर इज द बेस्ट फादर। और मुझे खुद को लगता है कि यस, सेटिस्फेक्शन। बट अनफॉर्चुनेट इवेंट का क्या, आज किसको पता है कि कब क्या हो जाए। जिस तरीके से हमने देखा कोविड-19 में लोगों को आज 30 साल से लेकर 40 साल की उम्र में लगभग 28 से 30% लोगों की डेथ हुई है। अगर मैं बात करूं, जो जगदीश लैड, जो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर थे, 34 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। मुजाहिद, जो जीटीबी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे, उनकी डेथ हो गई, वो भी 4 घंटे के अंदर अंदर। तो हम देख सकते हैं कितनी बड़ी अनसर्टेनिटी है। ऐसे में अगर पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो यहाँ पर मैं जितनी जितनी स्टेज में पैसा भरता जाता हूं उतने तक ही मेरे पैसे की सिक्योरिटी है। अगर सपोज करो मैंने लक्ष्य बनाया है कि मुझे 50 लाख रुपए पीपीएफ से निकालने हैं, और अगर 2 साल बाद कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाती है, तो मुझे जो है वो पैसे, जितने पैसे भरे हैं उसमें इंटरेस्ट लगा के ही मिल जाएगा। मुझे जो लक्ष्य है वो मेरा पूरा नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पर किस तरीके की कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। मुझे आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और इस वीडियो को आप प्लीज फॉरवर्ड करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक कर दें।